हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। बेटा अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम का मॉड्यूल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। एक बार इसको देख लेते हैं। अपन स्टेज 1 की अपन बेटा बात कर रहे थे। इसमें करें बेटा स्टार्ट अपन इसमें। तो बेटा अपना चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसके मॉड्यूल सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे थे। और इसमें बेटा अपन स्टेज 1 की बात कर रहे थे। समझ में आ गई बात बेटा? स्टेज 1 में बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 117 की बात कर रहा हूं। 116 तक बेटा अपन इसमें बात कर चुके थे। 117 बोल रहा है इफ pH चेंज अकर्स dpH ऑन मिक्सिंग ऑफ DC मोल पर लीटर एसिड और बेस इन सॉल्यूशन देन बफर कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी। बेटा बफर कैपेसिटी का जब भी क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा बफर कैपेसिटी क्या होती है। 1 लीटर के लिए बात कर रहे हैं अपन। 1 लीटर में एसिड या बेस के कितने मोल ऐड किए वो अपॉन चेंज इन pH उसकी बात कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो बेटा इसने फॉर्मूला बताया है कि जो अपना बफर कैपेसिटी होगा वो होगा DC अपॉन dpH, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। जब हम एसिड और बेस के मोल ऐड कर रहे हैं 1 लीटर में तो उससे कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है वो अपॉन pH में क्या चेंजेस आ रहा है वो। इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे बेटा आपका बफर कैपेसिटी। समझ में आ गई क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 118 की बात कर रहा हूं। 2 लीटर ऑफ 1 MnAOH was mixed in 2 लीटर ऑफ 2 MCS3COOH। pKa क्या है इसका? 4.74 है। देन pH ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन विल बी। तो बेटा इसकी अपन को रिएक्शन करा के देखनी पड़ेगी। और यदि बेटा मैं इसकी रिएक्शन करा के देखूं तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या पता लग रहा है अपन को। रिएक्शन हुई है बेटा CS3COOH की NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो बेटा हमको मिल रहा है CS3COONA जो सॉल्ट होगा प्लस H2। बेटा ये आपका वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। स्टार्टिंग बेटा जो रिएक्शन हो रही है उसको चेक करूं तो बेटा इसके लिए दिया है हमें 2 लीटर 1 MnAOH, 2 लीटर 1 MnAOH। और इसके लिए दिया है 2 लीटर 2 MnAOH। बेटा मोलरिटी और लीटर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल मिलते हैं, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन लीटर। तो मोल क्या होगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से बेटा कितने मोल हो गए? 4 मोल हो गए। यहां से बेटा कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। हमको पता लग रहा है 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन करके 1 मोल बनाएगा, तो 2 मोल से 2 मोल रिएक्शन करेगा तो 2 मोल इधर बनेंगे। समझ में आ गई बात? ड्यूरिंग रिएक्शन की बात करूं, ड्यूरिंग रिएक्शन तो रिएक्शन को मैंने चेक किया तो क्या पता लग रहा है, एक बार चेक करते हैं रिएक्शन के लिए। यहां से हमको पता लगा ये 2 ही है, 2 मोल रिएक्शन करेंगे, इसके 2 मोल रिएक्शन करेंगे और 2 मोल बनेगा। आफ्टर द रिएक्शन की बात करूं, आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे 2 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। तो बेटा रिमेनिंग क्या है? एक तो वीक एसिड और उसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस के साथ अपन ने सॉल्ट बनाया है। तो बेटा जब वीक एसिड है और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बन रहा है, इसका मतलब बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं? हम एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? बेटा आपको ये लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि जब भी अपन बेटा बफर की बात कर रहे होते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना, बफर में बेटा वीक वाला पार्ट हमेशा अपन को रिमेनिंग मिलना चाहिए, तब तो अपना होगा, अदरवाइज अपना नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या बात बेटा? अब बेटा मैं यदि यहाँ पे एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या होता है देखिएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। यहाँ पे सॉल्ट क्या है? ये जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो सॉल्ट अपॉन एसिड की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने वैल्यूज की बात की, क्या क्या वैल्यूज आएंगी तो वैल्यूज देख लीजिए। pKa, यहां से मैंने बेटा pKa की बात की तो pKa आपको दिया है 4.74 लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट के बेटा अपने पास मोल बने 2, एसिड के भी मोल बने 2। अपन वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बफर में अपन इक्वल मोल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये 0 हो गया क्योंकि ये 1 आएगा, log 1 0 होता है,
तो यहाँ से पीएच बेटा आपको कितनी मिल जाएगी, पीएच मिल जाएगी 4.74, जो आपका आंसर होगा। बेटा यदि ये बेसिक बफर होता तो पहले पीओएच निकलता फिर पीएच निकलता है, ये एसिडिक बफर है तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट अपन पीएच निकाल लेंगे, और पीएच कैसे लिख लिए इसकी बात बेटा मैं आपसे कर चुका हूं। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। ये बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 118 था जिसकी अभी अपन ने बात की। इसके बाद बेटा मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 119। बेटा क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोलता है देखिएगा, सच अमाउंट ऑफ NaOH वाज मिक्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जिसका pKa 4.7 दिया है, दैट 60% एसिड वाज न्यूट्रलाइज्ड, देन pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी। बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को भी देखो लॉजिकली करना बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बार बार अपन इतनी बड़ी रिएक्शन करके नहीं देखेंगे, थोड़ा सा आपको बेटा इसको समझ में आना चाहिए। इसने बोला है इन सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड दैट 60% एसिड वाज न्यूट्रलाइज्ड। बेटा जब भी परसेंटेज की बात कर रहे हैं मैं 100 मान के कर लूं, ये 100 है, ये 100 है, ये 0 है। बोला क्या है, इसका 60% न्यूट्रलाइज हुआ है, तो 60% न्यूट्रलाइज हुआ है तो 60 बनेगा। 60% न्यूट्रलाइज किया है मतलब ये 60% था, क्योंकि इसने कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दिया तो 60 बन गया, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 60 न्यूट्रलाइज हुआ है तो 100 में से 60 गया तो कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा। तो एसिड का रिमेनिंग रहेगा 40 और जो बनेगा वो बनेगा 60। उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये भी बेटा एसिडिक बफर बनेगा, उसके लिए भी पीएच का फॉर्मूला वही होगा, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। समझ में आती है क्या बात बेटा? यहाँ पे बेटा वैल्यूज रखूं तो देखिएगा क्या वैल्यूज आएंगी। बेटा यहाँ पे pKa आपको दिया हुआ है 4.7, लॉग 60% न्यूट्रलाइज हुआ है तो 60 बनाए, और एसिड 40 रिमेनिंग रह गया। वॉल्यूम अपन इक्वल लेके चलते हैं, जब भी अपन इस टाइप के क्वेश्चंस में बात करेंगे। तो यहाँ से अपन ने हटा दिया तो ये आया log 6/4। यहाँ से बेटा मैंने सॉल्व किया, pH इज इक्वल टू 4.7, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, log m माइनस log n। डन बेटा। यहाँ पे वैल्यूज की बात करूँ 4.7 प्लस log 6 की वैल्यू अपन अराउंड 0.7 के समथिंग बात कर लेते हैं, तो बेटा ये अपने पास आ जाएगा 0.7 समथिंग, ये बेटा अपने पास आ जाएगा 0.6 समथिंग। तो यहाँ से बेटा अपन सॉल्व करें तो इसकी pH जो अपन अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं वो 4.88 के इक्वल आएगी। एग्जैक्ट वैल्यूज रखेंगे तो अपन को ये आंसर मिल जाएगा। इसमें 60% 40% ये कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा है ये चीज मैंने आपको समझाई। जितना न्यूट्रलाइज हो रहा है वो तो सॉल्ट बनेगा, और जो वीक पार्ट का रिमेनिंग रह जाए वो अपन काम में लेंगे। वीक पार्ट रिमेनिंग रहना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे कि अपना ये बफर बनेगा, वरना बफर फॉर्मेशन नहीं होगा। ये चीज आपको बेटा इसमें ध्यान रखनी है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 119 है जिसकी बात की है। इसके बाद बेटा मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 120। 120 क्या कह रहा है एक बार देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की मैं बात करूं तो देखो क्या बोल रहा है, 0.5 m NH4OH and 0.5 m NH4Cl are present in a solution on mixing of 0.001 mole of HCl in 1 liter of solution, then OH minus of resulting solution will be। बेटा आज पहली बात तो देखो NH4OH और NH4Cl को मिला के बफर बना रहे हैं, NH4OH और NH4Cl को मिला के बफर बना रहे हैं। तो बेटा ये तो आपका वीक बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। तो बेटा इसका मतलब एक ऐसा बफर बन गया, इसके लिए हमको पता लग गया ये आपका बेसिक बफर बन गया है। समझ में आ गई क्या बात? कैसा बफर है ये? बेसिक बफर है। और बेसिक बफर के लिए पीओएच का फॉर्मूला होता है pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस है। लेकिन यहाँ पे पीओएच नहीं निकाल के बेटा केवल OH माइनस की बात कर रहा है, तो OH माइनस बेटा मैं डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या, Kb इंटू बेस की कॉन्सेंट्रेशन जो वीक है अपॉन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ये भी तो बोल सकता हूँ। यही चीजें बेटा आपको यहाँ पे दी है जिसकी अपन बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब Kb आपको दिया हुआ है, बेस और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है कि किसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो देखो बेटा जो रिएक्शन दी है आपको वो रिएक्शन कर लेते हैं। NH4OH जब HCl से रिएक्शन करता है तो NH4Cl बनता है, जैसा हमने देखा। समझ में आ गई बात बेटा? इधर स्टार्टिंग में वॉल्यूम हम 1 लीटर मान के चल लें तो इसके 0.5 मोल दिए हुए हैं, इसके 0.5 मोल दिए हुए हैं। इसमें बेटा ऐड क्या किया है हमने,
001 मोल HCl के ऐड किए। तो बेटा हमको पता है जब रिएक्शन होगी तो ये 0.001 मोल इसके 0.001 मोल को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इधर रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग की बात कर रहा हूँ, रिमेनिंग जो रहेगा अपने पास बेटा इधर रहेगा 0.5 माइनस 0.001, इधर हो जाएगा 0, इधर 0.5 प्लस 0.001, क्योंकि ये इधर जाके ऐड होगा। इस तरीके से हमारे को वीक बेस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। तो ये तो बेटा अपने पास आ जाएगा 0.499 और यहाँ पे आ जाएगा 0.501। बेटा इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे OH माइनस में निकालूं तो बेटा KB कितना है देख लीजिए, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू बेस की बात कर रहा हूं मैं, बेस कितना है बेटा 0.499, वॉल्यूम हम 1 लीटर ही मान के चलते हैं, केवल मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम ये मान के चल रहे हैं, वॉल्यूम यहाँ पे इक्वल लेते हैं बफर में, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट लेक्चर में बात हुई थी। यहाँ पे 0.501, इसको बेटा जैसे ही आप काटा पीटी करके सॉल्व करोगे तो बेटा अराउंड ये पूरा 1 के इक्वली आएगा, तो ये अराउंड पूरा कट जाएगा। यदि अप्रोक्सीमेटली की बात करें तो इधर जो अप्रोक्सीमेटली आएगा वो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 ही आ जाएगा। और इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 120 का फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात? आज अप्रोक्सीमेटली कट के इतना आ गया, लेकिन बेटा हो सकता है अलग डेटा हो, तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो मैंने आपको समझाया है। इज इट ओके? चलूं आगे। तो बेटा ये अपना क्वेश्चन नंबर 120 है। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 क्या बोलता है देखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड Ka is equal to 1 into 10⁻⁻6 in a buffer pH is 5 is 1 m, then concentration of salt। इधर बेटा सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, वीक एसिड से रिलेटेड बात कर रहा है, वीक एसिड की बात कर रहा है, इसका मतलब अपन एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं। पहले अपन को बेटा ये पहचानना जरूरी है कि हम कौन से बफर की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहाँ से बेटा यदि मैंने बात की तो पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से बेटा pH हमारे को इस क्वेश्चन के लिए दी हुई है 5, pKa इस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है 6, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को आपको निकालना है जैसा बता रखा है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बेटा आपको दी हुई है 1। तो बेटा यहां से मेरे को एक पता लग गया कि लॉग सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी, ये बेटा लॉग बेस 10 पे है, वो कितनी आएगी -1। बेटा एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कल भी बताई थी, ध्यान रखिएगा, क्या बेटा आपके पास है लॉग AB इज इक्वल टू x, तो यहाँ से b क्या हो जाएगा आपके पास a⁻x। डन। यहाँ पे बेटा मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आएगी 10⁻⁻1, इसका मतलब 0.1 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0.1 m आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आपका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 122 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 122 क्या कहता है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 122 की बात करूं, हाफ पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन सॉल्यूशन वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड इफ वैल्यू ऑफ pKb इज 4.70 देन pH। बेटा यहाँ पे वीक पार्ट बेस है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक बफर की बात कर रहे हैं अपन बेटा। और बेसिक बफर की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझो बेटा। बेसिक बफर के लिए निकलता है POH, इसका फॉर्मूला आ जाएगा pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, यही आएगा बेटा। ये अपना बेटा क्या होता है, ये आपका बेटा बेसिक बफर होता है। बेसिक बफर में बेटा मैंने बात की तो बेटा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। बेसिक बफर में बात की मैंने तो हाफ पार्ट बेस का न्यूट्रलाइज हुआ है बाय स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HNO3। तो बेटा वही इसी तरीके से हो गया, हाफ पार्ट न्यूट्रलाइज हुआ तो हाफ बच गया, हाफ सॉल्ट का बनेगा और हाफ जो वीक पार्ट है उसका बच गया, तो दोनों का सेम सेम हो गया। तो मैं इसे बेटा यहां से बोल सकता हूं POH इज इक्वल टू pKb। pKb की वैल्यू बेटा आपको दी है 4.7 प्लस लॉग हाफ पार्ट बना और हाफ पार्ट ही बच गया,
तो बेटा ये कैंसिल आउट होगा पूरा, बेटा log 1 आएगा, log 1 पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से POH बेटा आपके पास 4.7 आएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ से मेरे को pH निकालना है, pH का फॉर्मूला होता है 14 माइनस POH, तो 14 में से 4.7 जाएगा तो बेटा अराउंड 10.3 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से बेटा 10.3 मिलेगा क्या? नहीं बेटा 9.3 मिलना चाहिए, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखें। तो यहाँ से pH आपको जो इस बेसिक बफर का मिलेगा वो 9.3 मिलेगा। तो क्वेश्चन 122 का फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। बेटा ये चीज आप ध्यान से पढ़ें कि यहाँ पे बेटा बेसिक बफर दिया है तो पहले POH लिख लेगी, और POH दे रखी है उसके बाद अपन pH निकालेंगे। इस चीज का बेटा आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है, इससे रिलेटेड बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये क्वेश्चन 122 था जिसकी अभी अपन ने बात की। इसके बाद बेटा अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन 123 क्या बोलता है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल नॉट एक्ट एज ए बफर। बेटा फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पीछे भी बात की थी, विल नॉट बात कर रहा है जो बफर नहीं है। जैसे क्वेश्चन 107 की अपन ने बात की है, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। तो बेटा क्वेश्चन 123 में उसी पैटर्न की बात कर रहा है, बफर नहीं है। बेटा क्या हो सकता है, या तो बेटा वीक पार्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग से बफर नहीं बनता, या बेटा वीक पार्ट पूरा कंज्यूम हो चुका हो, स्ट्रॉन्ग पार्ट ज्यादा हो, तब भी बफर की तरह काम नहीं करेगा। ये दो चीजें मेन होती है जिनको अपन को चेक करना है। तो बेटा यहां से अपन ने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, 100 ml ऑफ 0.10 NCS3COONA प्लस 50 ml ऑफ 0.10 NaCl। तो बेटा यहाँ पे सॉल्ट जो है, सॉल्ट का हमारे को 10 मिलीमोल दिया है और एसिड स्ट्रॉन्ग का हमारे को 5 मिलीमोल दिया है, तो स्ट्रॉन्ग वाला कम है, ये तो बफर बनेगा। समझ में आ रही है बात। यदि स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो जाता है तो हम बोलेंगे बफर नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन है 20 ml 0.10 NCS3COOH प्लस 10 ml 0.10 NaOH। तो यहाँ से बेटा अपन को पता लगा 2 मिलीमोल तो CH3COOH के हैं और 1 मिलीमोल आपका NaOH का है। तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग वाला वीक है, तो ये भी बफर बनेगा। थर्ड बोलता है 50 ml ऑफ 0.10 m NH4OH प्लस 50 ml ऑफ 0.10 m CH3COOH। तो इधर एसिड और बेस दोनों वीक है और दोनों इक्वल है, तो बफर बनेगा। ये सिंपल बफर बन जाएगा, वीक एसिड वीक बेस वाला बफर। और सिंपल बफर के लिए pH का फॉर्मूला होता है 7 + ½ pKb, 7 + ½ pKa - ½ pKb, याद आ गया होगा। फोर्थ 50 ml 0.10 m CH3COONA प्लस 100 ml 0.10 m HCl। तो बेटा यहाँ से CH3COONA दे दिया आपको 5 मिलीमोल और HCl दे दिया आपको 10 मिलीमोल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा है, तो ये बफर की तरह काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन 123 का अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि ये बफर की तरह काम नहीं करेगा। इज इट ओके? इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। तो बेटा 123 इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लॉजिक समझा दिया, इजी क्वेश्चन है। आपको इसको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप ये चेक करते जाओ किसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट ज्यादा आ गया। यदि स्ट्रॉन्ग पार्ट जिसमें ज्यादा है वीक के कंपैरेटिवली, तो बफर नहीं बनेगा, क्योंकि बफर वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे हम एसिडिक बफर की बात करें तो वीक एसिड लेते हैं, बेसिक बफर की बात करें तो वीक बेस लेते हैं। यदि वीक पार्ट ही बचेगा नहीं तो लॉग ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो बेटा आगे अपन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रही है बात। बफर बनता कैसे है, एसिडिक बफर का मतलब जिसमें वीक एसिड हो साथ में सॉल्ट हो, बेसिक बफर का मतलब वीक बेस हो साथ में सॉल्ट हो, तो तभी तो बफर बनेगा, अदरवाइज बफर बन ही नहीं सकता है। इस चीज का बेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 123 के बाद क्वेश्चन 124 की बात कर रहा हूं, विच मे बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू एक्ट एज ए बफर। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन नंबर 123 की तरह ही बात कर ली है। तो ये पूछ रहा है किसमें 1 लीटर वाटर ऐड करने से वो बफर की तरह वर्क करने लगेगा। तो बेटा यहाँ भी आपको यही चेक करना है कि किसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट कम है। तो फर्स्ट में दिया है 1 मोल ऑफ HC2S3O2 एंड 1 मोल ऑफ HCl। तो बेटा यहाँ पे एसिड और बेस दोनों इक्वल हैं और एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है, तो बेटा यहाँ पे तो रिमेनिंग बचेगा ही नहीं, ये बफर नहीं बनेगा। सेकंड में भी 1 मोल NH4OH 1 मोल NaOH, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इक्वल है, तो वीक वाला पार्ट बचेगा ही नहीं, तो बफर बनेगा भी नहीं। थर्ड बोल रहा है 1 मोल ऑफ NH4Cl एंड 1 मोल ऑफ HCl। यहाँ भी HCl स्ट्रॉन्ग है और इक्वल दे रखा है, तो वीक वाला पार्ट नहीं बनेगा, तो बफर बनेगा ही नहीं। फोर्थ बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ HC2S3O2
एंड 0.5 मोल ऑफ NaOH। बेटा ये सही है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला बेस है और बेस की क्वांटिटी कम दे रखी है, इसका मतलब ये बफर बनेगा, वीक वाला रिमेनिंग रह जाएगा लास्ट में, तो इसका मतलब ये एसिडिक बफर की बात करेगा। तो क्वेश्चन 124 भी सेम 123 की तरह है, बस पूछने का तरीका बेटा इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। वॉल्यूम के लिए आपको परेशान नहीं होना, पहले भी बोला है, वॉल्यूम बफर में अपन सेम लेके चलते हैं जिससे बेटा बेस्ट बफर बने, क्योंकि बेस्ट बफर के लिए हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम हो। तो ऐसी बात में जब भी क्वेश्चन आए तो अपन मोल और वॉल्यूम की बात करें तो मोल इक्वल की मतलब वॉल्यूम इक्वल की बात करेंगे। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 की बात कर लेते हैं। 125 क्या बोलता है? द pH ऑफ एसिडिक बफर मिक्सचर इज। एसिडिक बफर के लिए बात कर रहा है, तो पहली बात तो अपन ये नहीं बोलेंगे सर एसिड है तो pH 7 से कम होनी चाहिए, बेस है तो pH 7 से ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। बफर के लिए अपन ये बोलते हैं कि एसिडिक बफर की जो pH होगी उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी Ka पर, और जबकि बेसिक बफर की जो POH होगी उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी Kb पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। आपने बफर सॉल्यूशन की जब थ्योरी पढ़ी होगी वहां पे बेटा आपने इसकी फैक्टर्स में देखा होगा कि pH और POH Ka और Kb पे डिपेंड करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 125। इसमें pH ऑफ एसिडिक बफर मिक्सचर इज, आप बोलोगे डिपेंड्स अपॉन Ka ऑफ एसिड। Ka क्या होता है? जो भी वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। Kb क्या होता है? जो भी बेस है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ में आ गई बात बेटा? तो क्वेश्चन 125 का आपका फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। 126 क्या बोलता है देखिएगा, pH ऑफ ए मिक्सचर हैविंग 0.10 m x माइनस वीक बेस बता रखा है एंड 0.20 m AX सॉल्ट ऑफ x माइनस इफ pKb ऑफ दिस वन इज। तो हमको बेटा pKb दे रखा है, pH की बात कर रहा है, इसमें बेस वीक है, तो याद रखना बेस वीक है, इसका मतलब बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बेसिक बफर की बात कर रहे हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसे नहीं डायरेक्ट हमेशा pH निकाल दो। बेसिक बफर है तो पहले POH लिख लेगी और POH का फॉर्मूला होगा PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो यहां से बेटा मैं बात करूं तो आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 126 में pKb की वैल्यू दे रखी है 4, POH की बात कर रहा हूं, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट की बात करूं, सॉल्ट दे रखा है 0.20 और बेस दे रखा है 0.10। बेटा यहां से सॉल्व किया, ये कितना आएगा? 2 टाइम्स आएगा, तो 4 प्लस लॉग 2 हो गया। तो यहां से मैंने बात की POH इज इक्वल टू 4 प्लस लॉग 2 मतलब 0.3, तो 4.3 आ गया। यहाँ से pH निकालना है तो उसका फॉर्मूला आएगा 14 माइनस POH, तो यहाँ से 14 माइनस 4.3 किया तो 9.7 के अराउंड इसकी pH आनी चाहिए। समझ में आ गई बात? इसकी pH कितनी आ जाएगी? 9.7 के अराउंड आएगी। या लॉग में बात करूं तो बेटा लॉग में डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ 10 माइनस लॉग 2 बोल सकता हूँ। तो यदि आपको इसको सॉल्व नहीं करना तो इसे 4 प्लस लॉग 2 रहने दो, और जब pH निकालेंगे, मान लो इस फॉर्म में नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो। क्या देखो, डायरेक्ट ये बोलोगे आप pH क्या होगा आपका 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH कितना बोला है? 4 प्लस लॉग 2। याद रखें ये ब्रैकेट है, नहीं तो माइनस की मिस्टेक आ जाएगी। तो यहाँ से pH को सॉल्व करूं तो 10 माइनस लॉग 2 आ जाएगा। ये आपका बेटा इसमें आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहाँ पे 126 में pH का जो फॉर्मूला आएगा वो 10 माइनस लॉग 2 आएगा। वो कैसे आएगा इसको बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इज इट ओके? इतनी बात समझ में आती है आपको? तो बेटा ये अपने पास था जिसमें अपन ने 126 में pH के लिए बात की थी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 127 की बात कर रहा हूँ। 127 क्या बोलता है देखते चलिएगा। बेटा इसमें देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन किस फॉर्म में पूछा है वो आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। आप तो बोलोगे सर हमने तो आंसर 9.7 निकाल दिया, लेकिन बेटा ऑप्शंस किसकी डिमांड कर रहा है उसको भी बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डन बेटा? क्वेश्चन 127 क्या बोल रहा है? ए बफर सॉल्यूशन विद pH इज इक्वल टू 9 इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग NH4Cl एंड NH4OH. Calculate the number of moles of NH4Cl that should be added
to 1 liter of 1 m NH4OH if Kb is equal to 1.8 into 10 to power minus 5। बेटा बफर बनाया है NH4OH और NH4Cl का। किसका बनाया बेटा बफर? NH4OH और NH4Cl का। इसका मतलब बेटा ये कैसा बफर है? ये आपका बेसिक बफर है, क्योंकि इसमें वीक पार्ट बेस है। बेटा इसकी हमारे को POH दी है, कितनी दी है? 9। POH इसमें pH दी है बेटा हमको 9। बेटा pH 9 है तो मैं POH कितनी बोल सकता हूँ? इसकी pH कितनी आ जाएगी? यदि POH 9 है तो pH आ जाएगी POH आ जाएगी 5। बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। यही फॉर्मूला होगा बेटा। यहां से अपन को वैल्यूज दे रखी है, POH की 5 दे रखी है। PKB की बात करूं बेटा, KB दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। इसका PKB निकालोगे बेटा तो 4.74 आएगा। आप बोलोगे सर डायरेक्ट आपने कैसे बोल दिया? बेटा एक ये ऐसा डेटा है जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो याद रखना जब K या KB 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 बोले तो PKB 4.74 आएगा या PK 4.74 आएगा। लॉग से सॉल्व कर लो, जैसे माइनस लॉग लोगे तो बेटा 5 आगे आ जाएगा, उसमें से बेटा 1.8 का लॉग हटाना है जो अराउंड 0.26 के अराउंड मान लेंगे अपन। डन बेटा। यहाँ पे इसके बाद क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ NH4Cl। NH4Cl के मोल देखने, मतलब सॉल्ट के मोल देखना है तो उन्हें यही मान लो। वॉल्यूम इक्वली मान के चलेंगे, परेशान नहीं होना है इसमें। और बेटा इसके लिए दे रखा है अपन को NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन 1 दी है, तो यहाँ से बेटा मैंने बोल दिया लॉग सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो 0.26 आएगी। सही बात है क्या? 0.26 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और 0.26 आ रही है तो बेटा ये सॉल्ट की आई, तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 10 टू पावर 0.26 जो 1.8 के इक्वल आएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे किया? बेटा 10 टू दी पावर का मतलब एंटी लॉग लिया है। 0.26 का क्या ले लिया हमने? एंटी लॉग। 10 टू दी पावर 0.26 बोलो या एंटी लॉग बोलो 0.26, एक ही बात है। और एंटी लॉग 0.26 का कितना आएगा बेटा? 1.8 आएगा। तो बेटा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बोलो या वॉल्यूम हम 1 लीटर मान रहे हैं क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल मानते हैं, तो बेटा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मोल ऑफ सॉल्ट ऑफ NH4Cl कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 1 लीटर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से 1.8 मोल आपको मिलेंगे। तो 127 का बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा, फोर्थ ऑप्शन 1.8 आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये भी बेटा एक आपका 127 अच्छा क्वेश्चन था। पहली बात तो गलती ये नहीं करे, पीएच दे रखा है, पीएच का फॉर्मूला लगा ले। बेसिक बफर है तो पीएच से पीओएच निकाले और फिर पीओएच का फॉर्मूला लगाए, उसके बाद वैल्यूज देखे। 10 टू पावर जो दे रखी है वो बेटा सिंपल एंटी लॉग की बात की है, और एंटी लॉग आपको सॉल्व करना अपन प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि एंटी लॉग या तो नेगेटिव में होता है या पॉजिटिव में, तो दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं वो बात कर चुके हैं। इसके बाद में बेटा इसके मूल निकालना, तो वॉल्यूम याद रखें, इक्वल वॉल्यूम लेते हैं बफर में, चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा अपन ने देख लिए हैं। तो ये आपका 127 था जिसके लिए बेटा अपन ने बात की थी। अब एक बार बेटा मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। आगे किस इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बोल रहा है उनको देख लेते हैं बेटा। रफ करूं बेटा इसको। तो बेटा सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको समझाए। क्वेश्चंस का आप स्पेशली ध्यान रखें किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। बेटा यदि ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो बेटा कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो रह रहा है, इसलिए बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करें। आपको बार बार समझा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करोगे तो दिक्कत है बेटा। बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बफर का बेटा स्टेज 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं जैसा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 128। बेटा क्वेश्चन 128 क्या बोल रहा है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। 128 बोल रहा है आपको द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN इज दिस वन। बेटा HCN आपका वीक एसिड है, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब K की बात कर रहा है। K बोला है 5 × 10⁻⁻10। बेटा K इतना है तो मैं pK लिखा लूं, pK क्या होता है माइनस लॉग K, मतलब इसमें यदि वैल्यूज पुट करोगे तो माइनस लॉग 5 × 10⁻10 आ जाएगा। तो यहाँ से pK कितना आएगा बेटा 10 माइनस लॉग 5 जो अराउंड 0.7 मानूं तो 9.3 के अराउंड आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली मान रहे हैं 0.0102 में कोई इतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शंस इतने नियर बाय नहीं दे रखे कि परेशान होना पड़ जाए। बेटा ये बोल रहा है pH ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1.5 मोल ऑफ HCN एंड 0.15 मोल ऑफ KCN इन वाटर एंड मेकिंग अप द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू 0.5 डेसीमीटर क्यूब। बेटा जो बफर बनाया है वो HCN, बफर जो बना है वो HCN प्लस KCN में बफर बना हुआ है। HCN प्लस KCN को बेटा अपन क्या बोलते हैं, अपन यहाँ पे इसको एसिडिक बफर बोलते हैं। समझ में आ गई बात। HCN प्लस KCN को क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर बोलते हैं। और एसिडिक बफर में बेटा pH का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिए, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट आएगा KCN का, एसिड आएगा HCN का। बेटा फिर से वही बात, वॉल्यूम के लिए टेंशन नहीं लें, दोनों के इक्वल वॉल्यूम लेंगे। तो यहाँ से बेटा मैं pH की बात करूँ तो pK आपके पास आ गया 9.3 लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट के लिए बेटा मैं बात करूं तो सॉल्ट के आपको मोल दे रखे हैं 0.15, एसिड के आपको मोल दे रखे हैं 1.5। बेटा यहां से अपन ने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो बेटा ये 1/10 जाएगा। लॉग 1/10 का मतलब अपन बोल सकते हैं -1, क्योंकि लॉग 10⁻⁻1 आगे आएगा तो -1 आएगा। तो यहाँ से बेटा आप pH जो कैलकुलेट करोगे वो 8.3 आएगी। बेटा याद रखना ये log 1/10 है, ऊपर ले जाओगे तो log 10⁻⁻1, -1 आगे कैसे आएगा, एक प्रॉपर्टी होती है log m⁴n इज इक्वल टू n log m। समझ में आ गई बात बेटा, डन। तो ये बेटा आपके बफर के क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट हुए थे 128 तक हैं। फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, चाहे बफर के क्वेश्चन हो या आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। तो इन क्वेश्चंस को बेटा जरूर कर लें, क्योंकि यदि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो बेटा फिर दिक्कत होगी। समझ में आ रही है बात बेटा। अब इसके बाद बेटा मैं यदि बात करूं तो इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 129 से लेके 142, ये अपने बेटा इंडिकेटर और टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अपना थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। तो बेटा इंडिकेटर और टाइट्रेशन से रिलेटेड क्या पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने नीट में थोड़े कम पूछे जाते हैं, ये अपने सिलेबस में इतना डीप में नहीं आता है। समझ में आ गई बात। फिर भी जो क्वेश्चंस की बात कर रहा है इनके क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि किससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये हमको बोल रहा है। ओके बेटा, तो बेटा क्वेश्चन 129 की बात करूं, आपको बोल रहा है फिनोफ्थैलीन इज नॉट ए सुटेबल इंडिकेटर। बेटा नॉट सुटेबल पूछा है तो याद रखना फिनोफ्थैलीन की जब बात करते हैं बेटा, ये बेटा आपको मॉड्यूल में बता भी रखा है कि कहाँ पे सुटेबल है और कहाँ पे सुटेबल नहीं है। तो बेटा इसमें अपन बात करें तो याद रखना फिनोफ्थैलीन जो अपना सुटेबल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सुटेबल है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के लिए, बाकी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे बेटा अपन को पता लग रहा है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और Na2CO3 बेटा अपन जो बात कर रहे हैं वो अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के लिए। तो इसके लिए बेटा ये सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास यदि आप मॉड्यूल में देखोगे तो पेज नंबर 2.25 जो आपका इंडिकेटर वाला है उसमें लास्ट बता रखा है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इंडिकेटर और चॉइस ऑफ इंडिकेटर। तो वहां से अपन को पता लग जाएगा फिनोफ्थैलीन हमारे या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैलिड है या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैलिड है, इसके अलावा नहीं है। यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए बेटा अपन ने बात कर ली, यहाँ पे वो वैलिड नहीं होगा। तो बेटा 129 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए।
एक बार चेक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है या नहीं है। तो 129 का बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो अपन ने क्या बोला कि इसमें फिनोफ्थलीन, Na2CO3 और HCl के लिए वैलिड नहीं है। फर्स्ट के लिए वैलिड क्यों है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। थर्ड के लिए वैलिड क्यों है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। फोर्थ के लिए वैलिड क्यों है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। और हमें पता है फिनोफ्थलीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो वैलिड होगा ही होगा, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 130 की बेटा मैं इसमें बात कर लूं। 130 क्या बोलता है एक बार समझिएगा। 130 बोलता है कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl solution of pH 3 and 3 ml of strong base NaOH of pH 10। बेटा जब एसिड में बेस मिला रहे होते हैं और फिर pH की बात करता है, तो एसिड में बेस मिलाने पर बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बेटा आपने रेडॉक्स में भी देखा है, ये पैटर्न आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी देखा और ये यहाँ भी देख रहे हो। जब एसिड में बेस मिला रहे हैं तो फॉर्मूला बनता है N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बेटा एक चीज याद रखना है, ये इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से कहीं ना कहीं पूछ लेता है या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात कर लेता है। समझ में आ गई बात बेटा। अब आप बोलोगे कि सर एक एसिड है एक बेस है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो बेटा जो वैल्यूज आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो बड़ा होगा वो ये रहेगा और जो छोटा होगा वो ये रहेगा, क्योंकि बड़े में से छोटा अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बड़ा होगा उसी की नेचर रहेगी। यदि बड़ा एसिड है तो ये H प्लस को इंडिकेट करेगा, बड़ा बेस है तो ये OH माइनस को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे बेटा मैं बात करूं HCl के लिए जो हमारे को डेटा दिया है, HCl का डेटा दिया है हमारे को 2 ml दिया है, साथ में pH 3 दिया है। pH 3 है बेटा तो ये मैं 10⁻³ बोल सकता हूँ। pH 3 है तो H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। बेटा NaOH की बात करूं, NaOH के लिए बेटा मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लूँ तो मेरे को NaOH में बेटा 3 ml दिया है। अब बेटा यहाँ पे H प्लस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी H प्लस के रिस्पेक्ट में बात कर लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी रहेगी। यहाँ पे मुझे pH 10 दिया है तो बेस की बेटा pH नहीं होती POH होती है। pH 10 है तो POH 4 होगा और POH 4 होगा तो OH माइनस 10⁻⁻4 होगा, क्योंकि एसिड में किसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है H प्लस की, बेस में किसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है OH माइनस की। इधर अपन को pH अपन को 10 दिया है तो POH 4 आया और POH 4 आया तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई बेटा आपके पास 10⁻⁻4 आ गई। अब बेटा यहाँ पे डिसाइड कर लें तो बेटा ये 2 × 10⁻³ हो जाएगा, ये 3 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो बेटा हमको पता है बड़ा तो एसिड है क्योंकि ये 10⁻³ है और ये 10⁻⁴। बड़ा एसिड है तो ये भी आज क्या होगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो मैंने क्या बोला 10⁻³ × 2 माइनस 10⁻⁻4 × 3 अपॉन 2 और 3 5 ml। ये आज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया। क्यों बोला, क्योंकि जो बड़ा है वो एसिड है और उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे शो होगी। तो बेटा जो बड़ा होता है उसी की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे शो होती है। समझ में आ गई बात बेटा। तो अब मैं बेटा यहाँ पे 10⁻³ बना लेता हूँ जिससे कॉमन लेना इजी हो जाए। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या बोला बेटा 10⁻³ × 2। बेटा इसको 10⁻³ बनाना है तो मैंने क्या बोला 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो 10⁻³ बन गया, डिवाइड किया तो ये 0.3 बन गया अपॉन 5 इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से बेटा मैं बात करूँ तो बेटा ये 10⁻³ आपने कॉमन निकाला, 2 में से 0.3 गया तो 1.7 अपॉन 5 इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहाँ से यदि अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो बेटा ये कितना आ जाएगा देख लीजिए। ये बेटा आपका आएगा 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो आपके पास ये आ गया 0.34 × 10⁻³ ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आया है। आपको पूछा क्या है बेटा, जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया और आपसे पूछा है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH, तो आज एसिड बढ़ा है तो H प्लस आया तो H प्लस से pH डायरेक्ट निकाल सकते हो। सपोज OH माइनस आता, बेस बड़ा होता तो पहले POH निकालते और फिर अपन उससे क्या कैलकुलेट करते pH कैलकुलेट करते। इस चीज का बेटा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक सेकेंड।
बेटा आगे अब इसको करके देखते हैं। देखिए तो H प्लस हमको दे रखा है और बेटा हमको इससे pH निकालना है। pH निकालने का तरीका वही है माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे बेटा अपन इसको एक बार करके देख लेते हैं। देखिए कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग बेटा अपन वैल्यूज की बात कर लेंगे कि भाई वैल्यूज क्या आएगी। तो हमको वैसे पता लग गया है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना रहने वाला है आपका 0.34 इंटू 10⁻³ रहने वाला है। समझ में आ गई बात बेटा। तो इसके लिए बेटा pH जैसे ही आप सॉल्व करोगे बेटा ये 1.7 है तो ये 0.34 नहीं होना चाहिए बेटा। ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई, सही बात है 0.34 ही तो होगा। तो यहां से pH निकालोगे बेटा तो pH का फॉर्मूला आएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। वैल्यूज को एक बार सॉल्व कर लेना और जैसे ही बेटा आप इसकी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके बेटा ये अराउंड 3 के अराउंड आपको आ रहा होगा। एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए तो बेटा इसका ये 3.5 के अराउंड एक बार देख लेना जो भी आ रहा है। कैलकुलेशंस वगैरह कैसे किए इस चीज़ का एक बार थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और उसके अराउंड अपन यदि इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा अपना ये कितना आएगा वो देख लेना। तो बेटा ये 3.5 के अराउंड आना चाहिए। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देख लेना, तरीका मैंने आपको समझा दिया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा। डन बेटा, चलूँ आगे। तो इसके बाद बेटा अपन इसमें आगे की बात कर लेते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 130 था। इसके बाद बेटा अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 131 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 131 भाई, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 131 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट सोल्यूशन हैज pH इज इक्वल टू 1। तो बेटा देखते जाइएगा कैसे कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। बेटा किसमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH 1 आ जाए, तो बेटा pH 1 आ जाए इसका मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 हो। तो यही फॉर्मूला हमारे को सब में लगा के देखना है और चेक करना है कहाँ पे 10⁻⁻1 आएगा। समझ में आ गई बात। तो बेटा ऊपर वाला तो कैंसिल होके 1 आ जाए और नीचे वाला 10 आ जाए तो 1/10 को हम बोलेंगे 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है तो pH 1 आ जाएगा। बेटा थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आपको मैंने ये क्यों बोला ये फॉर्मूला लगाना है, बेटा चारों ऑप्शन पे नजर मारो। चारों ऑप्शन में HCl NaOH HCl NaOH HCl NaOH HCl NaOH की बात की है। समझ में आ गई बात। तो बेटा सब में अपन को एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 1/10 आए। क्यों बोला 1/10? 1/10 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। एसिड बड़ा होना चाहिए और 10⁻⁻1 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हुई तो pH 1 आएगी जो हमको पूछा है। बेटा इसका एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मैं आपको इसका ऑप्शन 4 चेक करवा रहा हूँ, वो अपना आंसर होगा। एक बार चेक कर लीजिए। बेटा यहाँ पे आपको HCl बोला है 75 ml m/5 HCl और NaOH बोला है 25 ml m/5 NaOH। तो बेटा यहाँ से मैंने देखा तो एसिड के लिए m/V कितना आ गया, बेटा ये आ जाएगा आपके पास अराउंड 15। यहाँ कितना आ गया 5। तो बेटा 15 और 5 में एसिड बड़ा है तो ये तो क्लियर हो गया। यदि N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 लगाएं तो यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा क्योंकि यहाँ पे एसिड बड़ा है। तो बेटा दोनों के लिए n फैक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी की बात करूँ या मोलरिटी की बात करूँ वो 1 ही हो जाएगी। बेटा यहाँ पे मैं बात करूँ तो एसिड आ गया 15, बेस आ गया 5, वॉल्यूम 75 प्लस 25। तो बेटा ये आएगा 10/100, इससे ये गया, ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी। तो यहाँ से आपके पास H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻1 है। तो pH क्या आएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जैसे वैल्यू पुट करोगे तो माइनस लॉग 10⁻⁻1 माइनस माइनस कितना आ जाएगा +1। तो यहाँ से आपके पास बेटा pH का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा जो हमसे पूछा है।
तो बेटा क्वेश्चन 131 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से क्वेश्चन को करना है वो मैंने आपको इसमें समझाया, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन 132 बोलता है कैलकुलेट द pH एट विच एन एसिड इंडिकेटर विद Ka, जो एसिड का बता रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो 1 × 10⁻⁻5 है, चेंजेस कलर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर इज 1 × 10⁻³ हमको इंडिकेटर के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट बता रखा है और बोल रहा है कि इंडिकेटर खुद की कंसंट्रेशन को 1 × 10⁻³ से चेंज करता है। जब बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमको यहाँ पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है इंडिकेटर, उसी के बिहाव पे अपन को आंसर निकालना होता है, हमको पीएच कैलकुलेट करना होता है। बेटा ये इंडिकेटर के लिए जो पीएच होता है वो सेम वैसा ही होता है जैसे हम बफर में पीएच देखते हैं कि एसिडिक इंडिकेटर है तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा उसी के कंपैरेटिवली कि pH इज इक्वल टू PKIN। आज PK नहीं बोला, PKIN बोला। PKIN का मतलब इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर वही प्लस लॉग एसिड अपॉन जो भी सॉल्ट या जो भी इंडिकेटर बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे को कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस बोला है, पर्टिकुलर नहीं बताया, तो चेंजेस अपन उतना ही मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से बेटा मैं डायरेक्टली पीएच की बात करूँ तो पीएच क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ से हमको KIN दे रखा है इंडिकेटर के लिए, KIN दे रखा है 1 × 10⁻⁻5, तो PKIN क्या हो जाएगा एक बार देख लीजिए, तो PKIN आ जाएगा माइनस लॉग KIN, यहाँ से अपने बात की माइनस लॉग 1 × 10⁻⁻5, इसको सॉल्व किया तो 5 आ जाएगा, तो PKIN आ जाएगा आपके पास 5। समझ में आ गई बात। इस बिहाव पे पीएच निकालोगे, pH इज इक्वल टू PKIN, इसी के बिहाव पे बात करेंगे, क्योंकि आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल में आपको इसका pH का सॉल्यूशन भी बता रखा है और आपने वैसे थ्योरी में भी पढ़ा है। तो एसिडिक इंडिकेटर के लिए अपन बात करते हैं pH इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग IN माइनस अपॉन HIN। pH इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग IN माइनस अपॉन HIN। बेटा सेम टू सेम वैसा ही चलेगा जैसा अपन ने बफर में देखा था, वही फॉर्मूला वैसा ही लगेगा। आज चेंजेस की बात की है तो इसको तो बेटा अपन हटा देंगे, क्योंकि चेंजेस के लिए अपन को बताया नहीं है कितना चेंज हो रहा है, और जब भी नहीं बता रहा है तो अपन कांस्टेंट मान के चल सकते हैं। इसके लिए अपन बात करें बेटा इंडिकेटर के लिए, तो यहाँ पे अपन को पीएच बोली है, तो पीएच बेटा अपन यहाँ पे डायरेक्ट बताएंगे कितनी आएगी, इसके इक्वल आएगी जो 5 होगी, क्योंकि इसके हमारे को बेटा डायरेक्ट नहीं बताइए कि इंडिकेटर ने कॉन्जुगेट के साथ कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, किस अकॉर्डिंगली हो रही है। हम तो डायरेक्टली ये मान रहे हैं कि 10⁻³ के लिए बोला है, तो बेटा 0.001 है जो बहुत कम है, उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा, इसलिए अपन बेटा उसको हटा के चल रहे हैं। समझ में आ गई बात बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 अगेन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है बेटा, ध्यान रखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछता है और अपने नीट के सिलेबस में तो ये इतना आता भी नहीं है। मेन जो है ये 131 था आपका, 133 है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा आज क्या बोला है 133 में 10 ml ऑफ M/200 H2SO4, 10 ml M/200 H2SO4, इसको बेटा मिक्स किया है, किसके साथ मिक्स किया है देखिएगा, इसको मिक्स किया है 40 ml M/200 H2SO4 के साथ। तो बेटा आज फिर से एसिड में देखिएगा एसिड मिक्स कर दिया है, आज फिर से क्या किया है एसिड में एसिड मिक्स कर दिया है और रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पीएच पूछ रहा है। तो एसिड में एसिड मिक्स करे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकते हो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N। ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब एसिड में एसिड ऐड करते हैं उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। एसिड में एसिड ऐड किया है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, एसिड में बेस यूज करते बेस मिलाते तो प्लस की जगह क्या आ जाता बेटा आपका माइनस आ जाता है, ये डिफरेंस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेटा अब यहाँ पे अपन बात कर लें, पहली बात तो हमको मोलैरिटी दी है, एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए, H2SO4 के लिए एन फैक्टर 2 होता है। थोड़ी सी चीजें ध्यान रखें, हम नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर की बात करते हैं, और एन फैक्टर यदि H2SO4 के केस में बात करें तो वो 2 होता है, ये आपको पता है। डन।
आप किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 2, क्योंकि ऐड हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एसिड है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन H+ ही आएगा। तो बेटा यहां से मैंने क्या बोला देखिएगा, इस फॉर्मूले में लगाया तो मैंने बोला N1 1/200 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1/200 इंटू 2 इंटू 40 अपॉन 10 और 40 ml को ऐड कर दिया, ये आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन का H+ आ गया। समझ में आ गई बात। ये 2 क्यों लगाया है, क्योंकि मोलरिटी जो दे रखी है n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नॉर्मेलिटी आएगी, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको नॉर्मेलिटी लेके चलनी है। यहाँ से बेटा थोड़ा सा सॉल्व किया, 0 से ये 0 गया, 2 से ये 10 आ गया, बेटा 0 से ये 0 गया, 2 से ये 10 आ गया। बेटा यहाँ से मैंने बात की तो 1/10, 1/10 को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, 1/10 को मैं बोल सकता हूँ आपका 0.1 प्लस बेटा ये 0.4 अपॉन 50, ये आपका रिजल्टेंट H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। बेटा यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपका कितना आ जाएगा, 0.5 अपॉन 50 इज इक्वल टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हटाया, ये 1 टाइम गया, 100 आ गया, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आया 10⁻⁻²। pH क्या आएगा, माइनस लॉग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो ये आ जाएगा +2। तो यहाँ से बेटा अपने पास pH आ गया है इसका क्वेश्चन नंबर 133 का 2। तो बेटा अपना ऑप्शन होना चाहिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो बेटा आज अपने इस टाइप के दोनों क्वेश्चंस देख लिए अपन ने कि एसिड में एसिड सेम में सेम मिला है तो ये फॉर्मूला, और अपोजिट मिलाता है तो इसकी जगह माइनस आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। समझ में आ गई बात, फंडा समझा दिया है, क्या अप्लाई करना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 134, फिर से इसी पैटर्न पे, और इस पैटर्न के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इंडिकेटर से रिलेटेड नहीं है, इंडिकेटर वाला तो इतना आपने नीट के सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन ये चीज बेटा मोल में भी आ रही है, रेडॉक्स में भी आ रही है, इक्विलिब्रियम में भी आ गई, तो इंपॉर्टेंट है। 3 जगह है, तो कहीं भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड करके ये पूछ लेता है। बेटा क्वेश्चन 134 बोल रहा है 50 ml N/10 NaOH, 50 ml N/10 NaOH, ये बोला है। इसको मिक्स किया है 50 ml N/20 HCl के साथ, ठीक है। इनको मिक्स किया है तो ये पूछ रहा है विच इज रॉन्ग फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन। बेटा बेस में एसिड, मतलब एसिड बेस अपोजिट वाला मिक्स कर रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N। बेटा ये जो N है वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बात कर रहा है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, जो बड़ा आएगा वो होगा। यहाँ पे देखो N दे रखा है, तो बेटा मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया तो ये आया बेटा 10 से 50 गया तो 5, ये बेटा 0 से 0 गया, 2 से 5 गया तो 2.5। बेटा मुझे यहाँ से क्लियर पता लग गया बेस बड़ा है, क्योंकि बेस का N1V1 आ रहा है 5, HCl का N इंटू V आ रहा है 2.5, तो बेस बड़ा है। बेस बड़ा है तो अपन ने क्या बोला, बेस के लिए NV जो है वो बड़ा है, बेस ज्यादा है एसिड से, इसका मतलब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन से। अब बेटा देख लो क्या बोल रहा है। तो बेटा इसके ऑप्शंस में बात करें तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो इंडिकेटर की बात कर रहा है, वो कलर से रिलेटेड है, वो अपन को पता होना चाहिए। थर्ड बोल रहा है H+ लेस देन OH माइनस, सही बात है। फोर्थ बोल रहा है H+ बड़ा हो OH माइनस से, तो बेटा H+ बड़ा नहीं आएगा, OH माइनस बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस के लिए जो वैल्यू दे रखी है वो इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही है, वो इसके मोल्स को इक्विवेलेंट को ज्यादा कर रही है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा क्वेश्चन 134 में, वो आपका कैसा आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा, क्योंकि OH माइनस बड़ा है। मान लो आपसे ये पूछ लेता रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नेचर कैसी है, तो अपन क्या बोल देते बेटा, बेसिक नेचर रखेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस डोमिनेंट है एसिड के कंपैरेटिवली। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो बेटा ये अपना क्वेश्चन नंबर 134 है, जिसकी बेटा अभी अपन ने बात की है। ओके,
इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 135 की बात करता हूँ, क्या बोल रहा है देखिएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ ओस्टवाल्ड, मेथिल ऑरेंज इज कंसिडर्ड एज वीक बेस। मेथिल ऑरेंज को वीक बेस कंसिडर करते हैं। इट्स रीजन इज, इसका रीजन क्या है? तो बेटा जब अपन मेथिल ऑरेंज को ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग बोले तो हम बोलते हैं कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्टर कर लेता है, एक्सेप्ट करता है, इस कारण अपन इसे ऐसा बोलते हैं कि ये वीक बेस है। ठीक है, तो बेटा ये कुछ कुछ अपने पास जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली अपन बात कर रहे होते हैं। तो बेटा 135 आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, इसमें बोलेंगे इट एक्ट्स एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसलिए बेटा अपन ये जो ओस्टवाल्ड थ्योरी है इसलिए बोला हमने मेथिल ऑरेंज क्या है, वीक बेस है। तो बेटा ये क्वेश्चन ध्यान ही रखना है, इसमें परेशान नहीं होना है। जो क्वेश्चंस लॉजिकल है, जो मतलब कैलकुलेशन वाला है, वो सारा मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये अपन जस्ट एक इंडिकेटर वाला इतना है नहीं, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपको पूरा बता देता हूँ जिससे परेशान नहीं होना पड़े। बाकी मॉड्यूल के लास्ट में अपन को इंडिकेटर की थ्योरी दे रखी है, थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा इंडिकेटर किसके लिए सुटेबल है, इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा वो पूछ सकता है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। 135 की बात हो गई है, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। क्वेश्चन 136 की बात करें, क्या बोल रहा है देखिएगा। कलर ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म ऑफ मेथिल ऑरेंजेस। बेटा आपको यहाँ पे बताया होगा कि अपन दो फॉर्म की बात करते हैं, एक तो बेंजीनोइड, एक क्विनोइड। अपन वहाँ पे बोलते हैं कि जो लाइट कलर है वो बेंजीनोइड और जो डार्क कलर है वो क्विनोइड फॉर्म होता है। आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा। तो बेटा उसी फॉर्म के बेस पे पूछ रहा है बेंजीनोइड क्विनोइड कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया। बेटा इसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, बेंजीनोइड में लाइट कलर होता है, क्विनोइड में थोड़ा डार्क होता है, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे येलो कलर की बात करेंगे, क्योंकि मेथिल ऑरेंज जो बेटा आपका कलर शो करता है वो मेथिल ऑरेंज आपका रेड ऑरेंज मतलब रेड येलो टाइप का कलर शो करता है। तो उसमें लाइट कलर आपका येलो है तो वो आपका बेंजीनोइड फॉर्म है, जबकि डार्क कलर क्विनोइड फॉर्म में चला जाएगा। डन बेटा। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्या बोलता है एक बार वो देख लीजिए। Which of the following pair have pH of end point in the titration of acid base is less than 7? लेस देन 7 आ रहा है यदि pH, इसका मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एसिडिक इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। तो अब अपन को पेयर बता रखा है, उसमें आपको चेक करना है कौन से पेयर से अपन ये बोलेंगे कि एसिड बेस टाइट्रेशन करने के बाद एंड पॉइंट पे pH 7 से लेस आएगी। तो बेटा अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस को अपन को देखना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है NH4OH प्लस HCl, एक बार ऑप्शंस देख लीजिए इसके। फर्स्ट दिया है NH4OH प्लस HCl, सेकंड दिया NaOH प्लस HNO3, थर्ड दिया है CH3COOH प्लस KOH, फोर्थ दिया है SCOOH प्लस NaOH। बेटा यहाँ पे बात करें, ये कॉम्बिनेशन है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। यहाँ पे बात करें, ये कॉम्बिनेशन है आपका स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। यहाँ पे बात करें बेटा, ये कॉम्बिनेशन है आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ पे बात करें बेटा, ये कॉम्बिनेशन है आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। बेटा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH 7 से ज़्यादा आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस pH 7 से ज़्यादा आएगा क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो कंप्लीट न्यूट्रल होगा, pH 7 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, 7 से कम की बात कर रहा है। वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड डोमिनेंट है, तो यहाँ पे pH 7 से कम रहेगा, तो अपना ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन 137 का बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अपन को सबकी नेचर चेक करनी पड़ेगी। वो नेचर चेक करना मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से नेचर चेक करनी है। इज इट ओके? चलो आगे। इसके बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। 138 क्या बोलता है, थोड़ा सा देखिएगा। pH of end point in the titration of NH4OH and HCl is less than 7 because, बेटा यहाँ पे फिर बात कर ली कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। तो जब वीक एसिड
सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, भाई हमको बोला है NH4OH और HCl, क्या बोला है NH4OH और HCl। इनको बेटा यदि आप चेक करोगे तो बेटा ये तो आपका वीक बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमको बोल रहा है pH लेस देन 7 है, सही बात है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pH तो 7 से कम आएगी। इसका रीजन पूछ रहा है, क्या बोल रहा है NH4OH इज वीक बेस, बेटा वीक बेस के कारण pH थोड़ी कम होगी, गलत बात है। NH4 प्लस आयन अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, सही बात है बेटा। बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपने पढ़ा है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जो वीक बेस वाला है उसमें कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के कारण pH 7 से कम रहता है, ये अपन ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ रखा है। तो बेटा ये करेक्ट होना चाहिए, NH4 प्लस आयन अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। जबकि बोल रहा है Cl माइनस अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, बेटा वो तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो डिसोसिएट हो चुका है पूरा। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सही बात है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की थ्योरी में देखोगे तो जो सॉल्ट होता है उसमें वीक पार्ट वाले का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, क्योंकि इन दोनों का सॉल्ट बनाओगे तो NH4Cl का सॉल्ट बनेगा और NH4Cl आपका हाइड्रोलिसिस करता है। इसको एक बार समझ भी लो चाहे बेटा, जैसे आपने हाइड्रोलिसिस करवाया NH4Cl का H2O के साथ में, सॉल्ट में आपने वैसे पढ़ रखा है, तो NH4OH और HCl बनेगा। बेटा समझना, ये सॉल्ट है तो कंप्लीट डिसोसिएट होगा, तो NH4 प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O, ये वीक पार्ट है, वीक डिसोसिएट नहीं होगा NH4OH। ये स्ट्रॉन्ग है, ये डिसोसिएट होगा H प्लस Cl माइनस। बेटा Cl माइनस से Cl माइनस चला गया तो आपको क्या मिला, NH4 प्लस H2O NH4OH H प्लस। बेटा यहाँ पे हमको पता लगा हाइड्रोलिसिस के थ्रू NH4 प्लस जो है वो हाइड्रोलिसिस में चला जाता है, इसलिए बेटा बोला है NH4 प्लस अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, दैट्स व्हाई इस वाले सॉल्यूशन में जो pH है वो 7 से आपकी क्या चली जाएगी, आपकी pH 7 से लेस हो जाएगी। इतनी बात करेक्ट है बेटा। तो बेटा ये अपना क्वेश्चन नंबर 138 था जिसकी अभी अपन ने बात की। इसके बाद बेटा अपन इसमें आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोलता है, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन 139 बोलता है वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन इंडिकेटर इज 1 × 10⁻⁻5। हमको इंडिकेटर के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है KIN, वो कितना दे रखा है 1 × 10⁻⁻5। देन pH रेंज ऑफ पॉसिबल कलर विल बी। बेटा pH रेंज, तो पहले मैं यहाँ से PKIN निकालना चाह रहा हूँ, वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। डन। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला बेटा, मैंने यहाँ पे बोला pH रेंज जो आएगा वो pH रेंज क्या होगा, PKIN ±1 होगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहाँ से अपन ने बात की तो 5 + 1 6 आ जाएगा, 5 - 1 4 आ जाएगा, तो जो रेंज आएगी वो 4 से 6 इसकी रेंज आएगी। समझ में आ गई बात बेटा। तो क्वेश्चन 139 का आपको रेंज पता लग गई 4 से 6, जो pH रेंज की अपन बात इसमें कर रहे हैं। इज इट ओके? इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 140 की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन 140 क्या बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा समझिएगा। कंसीडर 3 titrations having following reactions: Na2CO3 + 2HCl change into 2NaCl + CO2 + H2O। सेकेंड बोल रहा है KHCO3 + HCl change into KCl + CO2 + H2O। थर्ड बोल रहा है K2CO3 + HCl change into KHCO3 + KCl। मैथिल ऑरेंज इज ए सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन। तो बेटा मैथिल ऑरेंज के लिए बात करें, जैसे फिनोफ्थिलीन के लिए बात की थी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैलिड है, वैसे मैथिल ऑरेंज की बात करें तो बेटा मैथिल ऑरेंज आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए वैलिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे बेटा अपन को जो रिएक्शंस दे रखी है उन रिएक्शंस को हमको चेक करना पड़ेगा कि किसके लिए सुटेबल है। तो बेटा तीनों रिएक्शन में देखो एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेटा जो सॉल्ट दिया हुआ है वो सॉल्ट भी बेटा अपन को जो बात कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड की बात कर रहा है। इसका मतलब बेटा ये तो तीनों के लिए ही सुटेबल है।
तो बेटा 140 में आपका फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए ए बी सी। तो बेटा ये फिर से वही बात बोलूंगा, आपके मॉड्यूल में पेज 2.25 पे सुटेबल इंडिकेटर्स बता रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको इसकी बात करनी है। क्वेश्चन 140 हो जाएगा जिसका ऑप्शन अपना 4 है। क्वेश्चन 141, इन द टाइट्रेशन ऑफ NH4OH एंड HCl द इंडिकेटर विच कैन नॉट बी यूज्ड। तो बेटा NH4OH और HCl की बात कर रहा है, एक बार देख लीजिएगा। NH4OH और HCl की बात कर रहा है, यहां से आपको पता लग गया बेटा ये आपका वीक बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बात करें अपन, तो बेटा फिनोफ्थलीन वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए नहीं होता है। फिनोफ्थलीन या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होता है या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होता है। तो इसके लिए फिनोफ्थलीन सुटेबल नहीं है, तो कैन नॉट पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। 141 का फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपका आएगा। समझ में आ गई बात बेटा। अब अपना स्टेज 1 का बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 क्या बोल रहा है एक बार देख लीजिएगा। द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन एल्कलाइन मीडियम इज ड्यू टू। बेटा एल्कलाइन का मतलब बेसिक मीडियम की बात कर रहा है। फिनोफ्थलीन का पिंक कलर आता है बेसिक मीडियम में, इसका रीजन क्या है बेटा? तो बेटा अपन इसका रीजन बोलते हैं एनायनिक फॉर्म, एनायनिक फॉर्म ऑफ फिनोफ्थलीन। तो एनायनिक फॉर्म जो होती है अपन दो कलर की बात करते हैं, एक तो अपन बोलते हैं बेंजीनॉइड फॉर्म, एक क्यूनॉइड फॉर्म, एक अपन बोलते हैं एनाइनाइज्ड फॉर्म और एक बोलते हैं आयनाइज्ड फॉर्म। तो उसमें अपन बात करें तो एनायनिक फॉर्म जो फिनोफ्थलीन का है उस कारण उसका बेसिक मीडियम में पिंक कलर आता है, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। वैसे तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल करते हैं वहां से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। क्या आएगा? एनायनिक फॉर्म of phenolphthalein, that's why it shows pink color in alkaline medium। alkaline medium बोले तो बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक मीडियम। अब बेटा एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, देखिए इसका आंसर क्या दे रहा है जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो बेटा स्टेज 1 का 142 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यही बेटा अपन ने बात की। तो सेकंड ऑप्शन की बात करें तो एनायनिक फॉर्म ऑफ फिनोफ्थलीन, ये याद रखना है आपको। तो बेटा ये कंप्लीट अपना स्टेज 1 था।